हेलो फ्रेंड्स, लाइफ एज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया है और हम ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी को अब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस प्लेटफॉर्म से नए जुड़े हैं, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को हमारे ही यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आगे की क्लास हैं इसी तरह से कंटिन्यू होंगी। तो चलिए आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं सबसे पहले। तो पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में आज विशेष रूप से हमको समझना है। तो इसके अंतर्गत पहला जो बिंदु होगा हमारा, वो होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में। इसके बाद हम रॉक या सेल की चर्चा करेंगे। सेल या चट्टानें भी बोलते हैं इनको, और इसमें हम इनके प्रकार, सेल चक्र क्या होता है और उपयोग के विषय में भी समझेंगे। और तीसरे नंबर पे हम खनिजों के विषय में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इनके क्या उपयोग होते हैं उसके विषय में। तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे सुनते आए हैं कि पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह का मतलब उसके आंतरिक और बाह्य भाग में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी कुछ आंतरिक बलों के कारण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और पृथ्वी के बाह्य भाग में भी जो बाह्य कारक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, चाहे वो जल हो या बहता हुआ जल हो, पवन हो या फिर हिमानी के द्वारा इसके बाह्य सतह में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस यही वजह होती है कि पृथ्वी की जो सतह है वो निरंतर परिवर्तनशील होती है, वो निरंतर गति करती है। आगे के चैप्टरों में आप और अच्छे से पृथ्वी की सतह में जो मूवमेंट होते हैं, तो उनके विषय में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ पृथ्वी के आंतरिक भागों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक को ही हम सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा झूम इन कर लूँ। ओके, तो जो इसका पहला भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी का आंतरिक भाग में, इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसे पहले समझने से पहले आप एक फिगर देख लें और फिर हम इसको क्रम से डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। यदि हम इसका एक चाप काट लें इस तरीके से, तो इसमें आपको परतें दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे हम सतह से आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं इस टाइप से, तो हमें ये परतें दिखाई देती हैं। जो इसकी सबसे ऊपरी परत है, ये स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल स्थलमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो है, ये परपटी कहलाता है। परपटी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं हम। इसके अंदर, इसके नीचे मतलब भूपरपट्टी के नीचे आपको मेंटल वाला भाग दिखाई दे रहा है येलो कलर से। तो ये जो मेंटल वाला भाग है, इसे हिंदी में तो प्रवार कहते हैं और इंग्लिश में इसे मेंटल ही कहते हैं। चाहे तो आप इसे, इसका एक और नाम लिख सकते हैं, प्रवार। और फिर मेंटल के नीचे को क्रोड क्षेत्र होता है, और क्रोड को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आंतरिक क्रोड और एक होता है बाह्य क्रोड। तो मुख्य रूप से तो इसका 3 कैटेगरी में हम डिवीजन करते हैं। एक होता है परपटी, दूसरा है, एक हो गया परपटी, दूसरा है प्रवार या मेंटल, और तीसरा हो गया क्रोड। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को हम 3 भागों में या 3 परतों में इसे विभाजित कर देते हैं। ये जो फिगर है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को दिखा रहा है। अब हम
इसे देखने के बाद, इस फिगर को देखने के बाद हम टॉपिक पे ही चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे हम परपटी कहते हैं। इसके परपटी के ठीक नीचे वाला जो भाग है, इसे प्रवार या मेंटल कहते हैं, और प्रवार के नीचे होता है क्रोड। अभी हम इनकी विशेषताएं देखेंगे कि ये कितनी गहराई तक कौन सी परत पाई जाती है। तो यदि हमें एग्जाम में एक फिगर बनाना हो, तो हम एक पृथ्वी का एक सेक्शन को काट करके इस रूप में हम दिखा सकते हैं, जिसका सबसे ऊपरी भाग, ये जो वाला भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्रस्ट को दर्शा रहा है। उसके नीचे वाला जो भाग है, ये मेंटल को दर्शा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ, ये मेंटल का विस्तार हो गया यहाँ से। और फिर यहाँ से लेकर के इसके केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक कोर क्षेत्र कहलाता है। कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये इसका बाह्य कोर हो जाएगा, जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ से डैश से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो भाग है ऊपर वाला, इसे बाह्य कोर कह देते हैं या आउटर कोर कहलाता है ये। और जो नीचे वाला भाग है, इसे हम आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे इस रूप में हम पृथ्वी की परतों को विभाजित कर देते हैं। तो अब एक-एक की हम विशेषताएं देख लेते हैं। इस फिगर में जो सतह से लेकर के 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट को दर्शाया गया है, और 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल का क्षेत्र मिलता है, और फिर 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच में आपको कोर क्षेत्र देखने को मिलता है। अब एक-एक परतों की हम विशेषताएं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले, सबसे जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, इसके विषय में देखते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ये, और ये सबसे पतली परत है। सबसे पतली है, सबसे पतली कहने का मतलब है कि ये जो पृथ्वी के कुल आयतन का, यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें कि पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग है ये। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, पतली परत। ये बहुत मोटी नहीं होती है, और इसका जो भाग है पृथ्वी के कुल आयतन के कंपैरिजन में, वो मात्र 1% है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये सबसे पतली परत है। अभी हम आगे देखेंगे कि अन्य जो परत हैं, चाहे वो मेंटल हो या क्रोड हो, उनकी मोटाई इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो एक विशेषता तो हो गई इसकी ये। परपटी के विषय में, परपटी के विषय में इसकी जो मोटाई होती है, तो ये महाद्वीपीय भाग में और महासागरीय भाग में आपको भिन्न-भिन्न इसकी मोटाई देखने को मिलती है। क्योंकि महाद्वीपीय भाग में निश्चित रूप से इसकी मोटाई कैसी होगी, महासागरीय भाग की तुलना में ज़्यादा होगी। तो महाद्वीपीय भाग में इसकी जो मोटाई देखने को मिलती है आपको 35 किलोमीटर तक, महाद्वीपीय क्रस्ट की, या फिर महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं इसे। तो इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, और महासागरीय भाग में ये केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में किसकी मोटाई ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से महाद्वीपीय भाग की मोटाई ज़्यादा होगी। आगे हम इसका फिगर भी 1 मिनट देख लेते हैं, तो उससे आपको और समझने में आसानी होगी। ये जो फिगर एक और नीचे दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो महाद्वीपीय भाग है, ये जो महाद्वीपीय भाग है, इसकी जो मोटाई है लगभग 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट की मोटाई मिलती है, 35 किलोमीटर तक। लेकिन महासागरीय परपटी की जो मोटाई है, वो मात्र आपको कितनी मिलती है, 5 किलोमीटर के आसपास मिलती है। ये सिर्फ इस भाग में आपको देखने को मिली। लेकिन महाद्वीपीय परपटी की जो मोटाई है, वो आपको 35 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो यदि ये अंतर आपसे कोई पूछ लेता है कि महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट में से किसकी मोटाई ज़्यादा है, तो आप निश्चित रूप से महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई को याद रख सकते हैं कि वो ज़्यादा है। भूपर्पटी की एक अन्य विशेषता है कि इसमें जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्वों की अधिकता होती है, और यही वजह है कि इस परत में, या ये जो क्रस्ट है, इसे हम
सियाल के नाम से भी जानते हैं। ये महाद्वीपीय क्रस्ट में आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और यही वजह है कि महाद्वीपीय क्रस्ट को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ना, महासागरीय क्रस्ट में आपको सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम के तत्व ज़्यादा मिलते हैं। इस वजह से इसे सीमा का नाम भी दिया जाता है और आगे देखेंगे आप मेंटल को, तो मेंटल भी मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम के तत्वों की वहाँ पर अधिकता पाई जाती है, इसलिए वो भी सीमा कहलाता है। आगे हम इसकी एक विशेषता यहाँ पर भी देखेंगे आगे मेंटल में। तो आप यहाँ पर क्रस्ट के विषय में 4 बातें समझें कि ये क्रस्ट जो है या भूपर्पट्टी जो है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत है, जिसका आयतन पृथ्वी की कुल आयतन का मात्र 1% भाग है। दूसरी विशेषता है इसकी कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई आपको 35 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है और महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर के आसपास। यदि तुलनात्मक रूप से आपको प्रश्न पूछ लेता है तो आप यहाँ पर ध्यान से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भूपर्पट्टी ये क्रस्ट है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्वों की अधिकता के कारण इस परत को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में भी आप इसे चाहें तो सियाल ऐसा लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में, और यहाँ पर महासागरीय क्रस्ट को आप सीमा का नाम भी दे सकते हैं। ये जो है सिलिकॉन का जो सिलिकॉन के Si और मैग्नीशियम के Mac, इस शब्द को सीमा भी कहा जाता है। इन तत्वों की अधिकता आपको महासागरीय क्रस्ट में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप क्रस्ट की विशेषताएं को बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मेंटल की। तो मेंटल जो है ये भूपर्पट्टी के या क्रस्ट के ठीक नीचे अवस्थित होता है। क्रस्ट के नीचे आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि क्रस्ट के नीचे आपको ये मेंटल वाली परत है पूरी, यहां से लेकर के आपको यहां तक का जो भाग है ये मेंटल को दर्शा रहा है। इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। मेंटल भाग में भी आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस परत को सीमा के नाम से जाना जाता है। और एक और अन्य विशेषता है कि ये पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग को कवर करती है। तो आप देखेंगे कि जो क्रस्ट था, क्रस्ट तो पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है, लेकिन मेंटल जो है ये पृथ्वी के कुल आयतन का 84% या 84% पार्ट को कवर करता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में से सबसे अधिक आयतन किस भाग का है, तो मेंटल भाग का ही आयतन सबसे अधिक है, क्योंकि वो पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग को कवर करता है। अब जो बचा कुचा भाग है वो हो जाएगा क्रोड का। तो 84 और 84 84% मेंटल और क्रस्ट का कितना परसेंट है ये 1%, तो टोटल हो जाएंगे कितने 85%। तो 100% में से 15% ही क्या बचेगा, फिर कोर का भाग बचेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रोड क्षेत्र है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 15% है। और ये जो क्रोड है इसे चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिखना है CORE, कोर। ये सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या NCERT में थोड़ा मेंशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है कि इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर है। और आंतरिक भाग में जो कोर क्षेत्र है यहाँ पर निकेल और फेरस मतलब लोहा, इन दोनों तत्वों की अधिकता होती है, जिसके कारण इसे नीफे के नाम से भी जानते हैं। इसे चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं नीफे। तो इनकी विशेषताएं, तीनों परतों की आपको यहाँ पर विशेषताएं क्लियर हो जाना चाहिए अब, क्रस्ट की, मेंटल की और कोर क्षेत्र की। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग को कवर करता है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 84% और कोर क्षेत्र जो है 15% को कवर करता है। क्रस्ट में आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता मिलती है, इसलिए इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। और जो मेंटल है इसमें सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम भी आपको
मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता के कारण इसे सीमा के नाम से जाना जाता है, इस परत को। लेकिन आप यहाँ पर इस फैक्ट को थोड़ा-सा और ध्यान रख सकते हैं कि जो महासागरीय क्रस्ट है, इसमें भी सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है। जब आप आगे की क्लास में और पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि महासागरीय क्रस्ट का जो निर्माण है, वो मैग्मा से होता है। मैग्मा में भी जो बेसाल्टिक मैग्मा होता है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि उसमें भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम के तत्वों की अधिकता के कारण ही हम महासागरीय क्रस्ट को सीमा का नाम देते हैं। तो इस तरीके से यदि आपसे अब कोई पूछ लेता है तीनों परतों के विषय में, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम जो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इनकी आपको विशेषताएँ भी याद याद कर लेना है। यहाँ पर 1-2 फैक्ट और दिए हैं, उसे आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी 1 मिनट देख लें। ये सिर्फ़ आपकी समझ के लिए दिए गए हैं यहाँ पर कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है, विश्व की सबसे गहरी खान आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और कुछ ऐसे तेल की तेल के लिए भी कुछ खोजें हुई हैं, जिसके फलस्वरूप इसकी जो गहराई है आपको 6 किलोमीटर तक आपको टनल करके या फिर उसकी तेल निकालने के लिए जो मशीनें यूज़ की जाती हैं, तो उससे उससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में 6 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदा जा चुका है। आप ये इस फैक्ट को थोड़ा-सा याद रख सकते हैं कि सबसे गहरी खान कहाँ पर मिलेगी आपको? दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। और पृथ्वी के केंद्र तक, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक तो हम इसकी खुदाई करना अ, बहुत मुश्किल है। आगे हम जब इसकी प्रॉपर्टी को और आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जैसे-जैसे हम आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं, तो तापमान में भी वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है और घनत्व में भी वृद्धि होती है। तापमान इतना अधिक हो जाता है कि फिर उसमें मानव प्रत्यक्ष रूप से जाना वहाँ तक संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम इसके आगे की क्लासों में और पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए कौन-कौन से सोर्स हैं, कौन-कौन से स्रोत हैं, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझ सकते हैं। तो आप 11th की क्लास की एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि 2 सोर्सेस हैं या 2 स्रोत होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। उनकी फिर और डिटेलिंग में आप बहुत सारी बातों को आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस यहाँ पर सिर्फ़ अभी थोड़ा इसकी शुरुआत करके और कुछ विशेषताओं को बता के छोड़ दिया गया है। आगे की क्लास में हम इसके संबंध में और डीप में 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से आगे के चैप्टर को लिंक करने के लिए भी थोड़ा-सा इस चैप्टर को ध्यान रख सकते हैं, और यहाँ से भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है इन विशेषताओं से, तो इस दृष्टि से भी ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सेल एवं खनिज, रॉक्स एवं मिनरल्स। तो सेल एवं खनिज, रॉक्स एवं मिनरल्स। तो सबसे पहले हम सेल या रॉक्स की चर्चा करते हैं। इसे हम चट्टान भी कह सकते हैं, चट्टान। तो सेल या चट्टानें क्या होती हैं? तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले अनेक खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? सेल या रॉक्स कहते हैं। पृथ्वी की जो परपटी है, जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं परपटी को, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ खनिज पदार्थों के जो प्राकृतिक पिंड हैं, उन्हें हम जो नेचुरल उनकी बॉडी है, नेचुरल बॉडी, उसे हम क्या कह देते हैं? सेल या रॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो सेल हैं या जो जो चट्टानें होती हैं, ये विभिन्न रंग की और विभिन्न आकार और विभिन्न इनका गठन भी भिन्न-भिन्न हो सकता है। ये कुछ इनकी विशेषताएँ होती हैं। आगे आप चट्टानों के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे
यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट बनाया गया है कि सेल या जो चट्टानें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आग्नेय सेल या फिर इन्हें आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायंत्री सेल। अब हम ये तीनों सेलों को क्रमशः एक-एक करके इन पर डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर आप थोड़ा-सा फैक्ट देख लें। ये वही फैक्ट है जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वतीय है। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। 84% या 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रूड का है। यहाँ पर एक फैक्ट और दिया है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर। तो किसी एग्जाम में यदि फैक्चुअल क्वेश्चन कोई आ जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप 6371 किलोमीटर बता सकते हैं। और यदि वो घुमा के इसका व्यास पूछ लेता है कि पृथ्वी का व्यास कितना होगा, तो आप इसमें ये जो त्रिज्या है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका पृथ्वी का व्यास मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम जो आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्री सेल जो पढ़ने वाले हैं, आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और कायंत्री सेल को मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, तो वो भी यहाँ पर फैक्ट के नाम से आपसे यहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप इसे देख लें बाद में या एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। इग्नियस ये भी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि और सेडिमेंट्री अवसादी सेलों को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है जिसका भी अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक या कायंत्री सेल जो है ये भी ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो अभी हम एक-एक को जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप इनको और अच्छे से समझ पाएँगे। एक होता है जीवाश्म शब्द आपको आगे मिलने वाला है तो उसे भी 1 मिनट आप देख लें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जीवाश्म या फॉसिल्स क्या होते हैं कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ये कुछ शब्दावली एनसीईआरटी में दी गई है जो आपको इन टॉपिक को जहाँ इनकी टर्म आती है या जो शब्दावली बीच-बीच में आ जाएगी, तो उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसलिए कुछ शब्दावली को ये परिभाषित कर देते हैं, तो वो भी आपको पढ़ के रखना है। तो इससे आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी, इसलिए मैं इन चीज़ों को भी अपने नोट में यहाँ पर डाल देता हूँ कि ताकि आप इन शब्दों से आपका परिचय होता रहे। तो हम सेल के विषय में इसको हमने डिफाइन कर चुका है कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले अनेक खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। ये विभिन्न रंग और आकार के हो सकते हैं, इनका गठन भी भिन्न-भिन्न हो सकता है। सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायंत्री सेल। अब हम पहले नंबर की जो कैटेगरी है इसकी आग्नेय सेल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इग्नियस रॉक या फिर इनका दूसरा नाम भी है प्राथमिक सेल या प्राइमरी रॉक। तो इन्हें प्राइमरी रॉक या फिर प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं, इसके विषय में भी हम आगे समझते हैं। तो आग्नेय सेलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? आग्नेय सेल जो होती हैं, आग्नेय सेल को डिफाइन करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लें कि आपने मैग्मा और लावा का नाम सुना होगा, जो किससे उत्पन्न होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। तो जब हम आगे के चैप्टरों में और पढ़ने वाले हैं भूकंप, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वो सब आगे के चैप्टरों में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी थोड़ा-सा हिंट करके आपको आग्नेय सेलों को समझने के लिए थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ज्वालामुखी के दौरान क्या होता है। सपोज़ करो कि ये आपकी पृथ्वी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, बताता हूँ। सपोज़ करो ये हमारी पृथ्वी होगी। इसके हमने 3 भाग करे थे। एक तो हो गया क्रस्ट, ये इसका मेंटल होगा, इसको एम बस बना दे रहा हूँ मैं, और ये इसका कोर क्षेत्र हो गया। तो ज्वालामुखी की जो उत्पत्ति है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी की जो उत्पत्ति है मुख्य रूप से वो मेंटल भाग से ही होती है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर यदि कोई तप्त स्थल होगा, हॉट स्पॉट होगा, तो यहाँ से मैग्मा मेंटल भाग से
मैग्मा निकलेगा और ये क्रस्ट को या भूप्रपट्टी को तोड़ते हुए कहाँ आएगा? पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। जब ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो ये जो मैग्मा है ये परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पर आएगा और यहाँ से ऊपर आके ये प्रवाहित होगा, जिससे कुछ चट्टानों का निर्माण होगा। तो जब ज्वालामुखी की जो प्रोसेस होती है तो मेंटल भाग से यहाँ से ये कोई तप्त स्थल होगा, इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं या तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। यहाँ से मैग्मा की उत्पत्ति होती है और वो पृथ्वी की आंतरिक परतों को भेदते हुए सतह पर आता है। ये जो मैग्मा होता है इसे हम मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तब हम इसे मैग्मा कहते हैं। इस तप्त द्रवित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा सतह पर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तब इसी मैग्मा को लावा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों टर्म जो हैं मिलती जुलती टर्म हैं। बस अंतर क्या होता है मैग्मा और लावा में? मैग्मा जो होता है वो आंतरिक भाग में जो गर्म गर्म द्रवित पदार्थ होता है, गर्म द्रवित पदार्थ होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी के मेंटल भाग में जो पाया जाता है। और जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है पृथ्वी की, तो वो लावा के नाम से जाना जाता है। अब आप आग्नेय सेल को समझ सकते हैं। तो आग्नेय सेल को हम इनका निर्माण कैसे होता है कि तप्त द्रवित मैग्मा, तप्त द्रवित मैग्मा, यही जो गर्म द्रवित मैग्मा है, जब ये ठंडा होकर के क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। जब ये सतह पर आएगा और सतह पे आने के बाद धीरे धीरे ये क्या होगा? ठंडा होगा और ठंडा होकर के ये कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो ठोस होने के बाद ये एक चट्टान का निर्माण करेगा या सेल का निर्माण करेगा। तो जिसके फलस्वरूप इसे हम क्या कह देते हैं? इन सेलों को हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से कि तप्त द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित होकर सेल का जो निर्माण होता है उसे हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो आग्नेय सेल हैं इन्हें प्राइमरी सेल भी कहते हैं। इन्हें प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय सेल बनने के बाद ही अन्य दो प्रकार की जो सेल हैं, चाहे वो अवसादी सेल हो या कायंत्री सेल हो, उनका निर्माण बाद में होता है। तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो हैं इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टानें। इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी रॉक या प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों शब्दों का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। आग्नेय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो तप्त द्रवित मैग्मा से इनका निर्माण हो रहा है, तप्त मतलब गर्म, अग्नि के समान। तो वो जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से, यदि आपने ज्वालामुखी के कुछ फिगर देखे हों, तो और जो मैग्मा के बारे में यदि आपको पता हो, तो वो काफ़ी गर्म होता है और उसमें उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो उसमें शामिल होने वाली सभी चीज़ों को जला देता है। इतना उसका टेम्परेचर कई हज़ार डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम ज्वालामुखी के बारे में डीप में पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से मैग्मा को डिफाइन करेंगे, लावा को, और फिर उनके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ हमें भटकना नहीं है। अभी जिस चैप्टर पे हम बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ़ अभी हमें ज्वालामुखी का सिर्फ़ संदर्भ के रूप में यूज़ करना है, ताकि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो आप थोड़ा उस वहाँ तक ज्वालामुखी को समझने के लिए अभी आगे के चैप्टरों के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। अब जो आग्नेय सेल हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं। एक है आंतरिक आग्नेय सेल और दूसरी होती हैं बाह्य आंतरिक सेल। आग्नेय सेलों को हम 2 नाम से क्यों ये या कहें कि हम आंतरिक आग्नेय जो सेल हैं, इनके 2 प्रकार देखने को क्यों मिलते हैं? तो अभी हम समझते हैं इसको कि जो आंतरिक आग्नेय सेल हैं, कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसका जमाव होता है और जो सेल का निर्माण होता है, उन्हें हम आंतरिक सेल कहते हैं। और बाह्य बाह्य या एक्सटिशु इग्नियस रॉक किन्हें कहते हैं हम? इग्नियस इग्नियस रॉक, इनका पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इंट्रिसु इग्नियस रॉक या आंतरिक आग्नेय चट्टान,
और बाह्य आग्नेय चट्टान। यदि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसका जमाव हो जाता है तो हम उसे कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के पृथ्वी के बाह्य भाग में यदि इसका जमाव होता है तब हम इसे कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। आप इस फिगर को फिर से देखें एक बार। यदि इस मेंटल भाग से, यहाँ पर इस फिगर में आप फिर से देखें कि इस मेंटल भाग से यदि ये मैग्मा निकल रहा है और ये निकलने वाला मैग्मा आंतरिक भाग में ही यदि जमा हो जाए और इसके ठंडा होने से जो चट्टानें निर्मित होंगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहेंगे। और यदि यही मैग्मा सतह पर आ जाता है पृथ्वी की और ऊपर आकर के यदि यहाँ ऊपर सतह पर इसका जमाव होता है तो हम इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कह देते हैं। तो इन दोनों को समझना बहुत आसान है। आग्नेय चट्टानें यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उनका जमाव होने से चट्टान का निर्माण हो रहा है तब उसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कह देते हैं। और यदि वो जो मैग्मा है यदि वो सतह पर आकर के ठंडा होकर के सेल का निर्माण कर रहा है तब हम कहते हैं कि वो बाह्य आग्नेय चट्टान है। तो वो एक्चुअल में कहाँ पर उन चट्टानों का निर्माण हो रहा है उसी के आधार पर इनका आंतरिक और बाह्य नाम दिया जाता है। अच्छा, लेकिन इनमें और भी अंतर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे संरचना के स्तर पर आपको अंतर देखने को मिलेगा कि आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इनकी जो संरचना है ये इनके जो कणों का आकार है ये बड़ा होता है या बहुत बड़े दानों वाली इनकी संरचना होती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे-धीरे ठंडा होता है। धीरे-धीरे ठंडा होने की वजह से इनके जो आकार है कणों का, आंतरिक आग्नेय चट्टानों की कणों का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है। इनकी संरचना करने वाले जो कण हैं, उनका आकार बड़ा होता है। लेकिन जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, इनकी संरचना छोटे-छोटे दानों वाले कणों से होती है। छोटे-छोटे दाने क्यों बनते हैं? क्योंकि ये तेज़ी से ठंडा हो जाता है। आप आगे और पढ़ने वाले हैं, एक होता है कूलिंग रेट। तो कूलिंग रेट मतलब उसकी शीतलन की दर। तो यदि शीतलन की दर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो धीरे-धीरे ठंडा होगा, तो बड़े दानों का निर्माण होगा। और यदि वो जल्दी से तेज़ी से ठंडा हो जाता है, तब छोटे-छोटे दानों का निर्माण होगा। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल अपने दैनिक जीवन से समझ सकते हैं। दैनिक जीवन में हमें हमें तो नहीं, लेकिन काँच की ग्लास यदि आपने देखा हो, काँच की जो ग्लास होती हैं, जब उन्हें बनाया जाता है, तो जब वो काँच लिक्विड फॉर्म में होता है, गर्म होता है, तो उसे तेज़ी से ठंडा किया जाता है ताकि जो काँच की ग्लास है, उसमें बबल्स ना बने। तो यही वजह होती है कि जब हम काँच की जो ग्लास होती हैं, उनमें आप बबल्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? उनके कण इतने छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तेज़ी से ठंडा किया जाता है। जो काँच का जो लिक्विड फॉर्म है, उसे तेज़ी से जब वो गर्म होता है, तब उसे तेज़ी से ठंडा करके ग्लास में ग्लासें बनाई जाती हैं या काँच की जो भी चीज़ें हैं, वो बनाई जाती हैं, ताकि उनमें बबल्स ना बने। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ हम प्रॉपर तरीके से ये देखते हैं कि जो लावा है, यदि वो धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसके अंदर जो कण होंगे, उनका आकार बड़ा होगा। यदि वो तेज़ी से ठंडा हो रहा है लावा, तो फिर उसके जो कणों का आकार है, वो बड़ा होगा। आग्नेय चट्टानों का जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, उनका एग्ज़ाम्पल है ग्रेनाइट। और बाह्य और भी एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम्पल देखें जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और बाह्य आग्नेय चट्टान का एग्ज़ाम्पल है बासाल्ट। भारत के अंदर आपको इस टाइप की जो चट्टानें हैं कहाँ पर देखने को मिलती हैं? बासाल्ट से निर्मित चट्टानें। जैसे दक्कन का जो पठार है भारत में, दक्कन का जो पठार है, ये किससे निर्मित है? ये बासाल्ट से ही निर्मित है। बासाल्ट से निर्मित मतलब दक्कन के पठार पर क्या हुआ होगा? वहाँ पर कोई ज्वालामुखी प्रक्रिया घटित हुई होगी। वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। ज्वालामुखी का उद्गार होने से जो लावा निकला होगा, वो सतह पर आकर फैल गया होगा, जिससे कि दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। जब वो ठंडा हो गया तो ठोस हो गया, और ठोस होने से फिर वो दक्कन के पठार में तब्दील, उसे हमने दक्कन के पठार का नाम दे दी। तो जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो वो आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से कि वो बाह्य आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। और बाह्य आग्नेय चट्टान में भी किससे निर्मित है? बासाल्ट से निर्मित है। तो यहाँ पर आपकी आग्नेय चट्टानों से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है। आग्नेय चट्टान को हमने इनके निर्माण की प्रक्रिया बता दिए हैं और इसके प्रकार में हमने इसके आंतरिक और बाह्य दोनों की चर्चा एग्जाम्पल से ही कर ली है।
अब हम दूसरी कैटेगरी है चट्टानों की या सेल की, उसे हम कहते हैं अवसादी सेल या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो जब आग्नेय सेल जो होती हैं, आग्नेय सेल का जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक व रासायनिक घटकों के द्वारा भौतिक और रासायनिक घटकों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ दिया जाता है और जब ये टूटे हुए टुकड़े आग्नेय सेलों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर ये कई परतें बना लेते हैं। जैसे जब आग्नेय चट्टान है, मान के चलो ये कोई बड़ी चट्टान रही होगी, जब इसके कुछ भाग टूट गए, मान के चलो ये छोटे-छोटे कणों में कुछ टूट गई ये चट्टान, और इसे जल के द्वारा या परिवहित जल के द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाया गया। मान के चलो यहाँ पर ये लाके इसका जमाव कर दी। तो जो सबसे बड़े कण होंगे वो यहाँ पर ऐसे इनका जमाव हो जाएगा, इनका डिपोजिशन होगा। इनके ऊपर इनसे थोड़े छोटे कण का जमाव होगा, इनसे ऊपर और छोटे कणों का जमाव होगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक के बाद एक जब इसका जमाव होते जाएगा इन कणों का आकर के, ये हो सकता है कि कोई बहता हुआ जल इन कणों को एक स्थान से बहता हुआ जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन कणों को लेकर के जाए और उनका जमाव कर दे दूसरी जगह। तब ये जो परतें बनती हैं और इन परतों पर धीरे-धीरे क्या होगा, एक के ऊपर एक परत जब बनती जाएगी तो इनके दबाव के फलस्वरूप क्या होगा, ये ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उच्च दबाव के कारण ही ये क्या किस रूप में इसका जमाव हो जाता है, एक परत के रूप में। ये आप देख सकते हैं कि उसका जमाव हो गया। तो अवसादी सेल यही जो परत के रूप में जो जमा हुआ है, इसी को हम नाम दे देते हैं किसका, अवसादी सेल का। फिर से देखें आप कि जब आग्नेय सेल छोटे-छोटे टुकड़ों भौतिक और रासायनिक घटकों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के जब उच्च दबाव के कारण परत के रूप में इनका जमाव होता है, तो जो परत बनती है उसे हम अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, अवसादी सेलों का एक और नाम है परतदार चट्टान। परतदार आप यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। तो ये काफी इनका जो सेलों का जो प्रकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप आगे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को जब हम डिस्कस करेंगे, तब आप देखेंगे कि उसने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस रूप में डिफाइन कर देंगे। परतदार चट्टान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इन अवसादों की एक के ऊपर एक परत का जब विकास होता है और उनके दबाव के फलस्वरूप ही इन सेलों का निर्माण होने के कारण इस टाइप की जो सेल हैं, ये चट्टान है, इन्हें हम परतदार चट्टानों का नाम देते हैं। तो आप इनको पढ़ते हुए इस बात को भी समझते हुए पढ़ें कि इनका ये नाम क्यों दिया जा रहा है, और चाहे वो आग्नेय सेल हो या फिर अवसादी सेल हो, या आगे जब हम अवसादी सेल और कायंत्री सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इनकी विशेषताओं के कारण ही इनको ये नाम दिया जाता है। अच्छा, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो आग्नेय सेल होती हैं, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। जीवाश्म को अभी हमने डिफाइन करे हैं कि कैसे डिफाइन करे थे उसको, कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में या सेलों की परतों के नीचे दबे हुए मृत पौधे और परतों में दबे हुए पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो इनमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है और वही जीवाश्म हम किस रूप में प्राप्त करते हैं, चाहे वो कोयला हो, यदि वो वनस्पति का जीवाश्म है तो हमें कोयला प्राप्त होगा, यदि वो जीव जंतुओं के जीवाश्म हैं, मछलियों के जीवाश्म हैं, तो फिर उससे हमें पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। तो ये जो परत है काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और उपयोगी होती है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवाश्म की उपस्थिति किस प्रकार की सेलों में होगा, तो आप बता सकते हैं कि अवसादी सेलों में ही जीवाश्म की उपस्थिति होती है। अच्छा, यदि आपसे कोई कहे कि जीवाश्म जो हैं आग्नेय सेलों में क्यों नहीं पाए जाते, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आग्नेय सेलों का जो निर्माण है
वो तप्त द्रवित मैग्मा के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप उस मैग्मा का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि यदि उसमें कोई जीव जंतु के अवशेष आ भी जाएं तो वो जल करके भस्म हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कोई भी जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आग्नेय सेल में या प्राथमिक सेल में हमें कोई भी जीवाश्म की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती है। और जो आग्नेय चट्टान है, यही वजह होती है कि वो वहां पर ना तो हमें कोयला प्राप्त होता है, ना कोई पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हमें किस प्रकार की सेलों में देखने को मिलते हैं? तो वो अवसादी सेलों में देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, चाहे तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगा के याद रख सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अवसादी सेलों के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, इसे सैंडस्टोन कहते हैं अंग्रेजी में, और चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं। तो ऐसे करके आप इसके एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। तो विशेषताओं के साथ आपको उनकी एग्जाम्पल भी आप बता पाएं तो काफी बेहतर होगा। अब लास्ट हमारा बचा है कायंत्री सेल। इसमें कायंत्री सेलों को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और इसका मतलब होता है कि रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक रॉक का ये ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फिक, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो कायंत्री सेलें क्या होती हैं? जब आग्नेय सेल या अवसादी सेल उच्च ताप और दाब की स्थिति में, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखें इसको, कि जब आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब की स्थिति में कायंत्री सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण? उच्च ताप और दाब की स्थिति के कारण, तो वो कायंत्री सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी उच्च ताप और दाब की स्थिति में किस में परिवर्तित हो जाती है? ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। और जो चूना पत्थर है, जो कि एक अवसादी सेल है, जब ये उच्च ताप और दाब की स्थिति में, जब दाब भी ज्यादा हो और ताप भी ज्यादा हो, तो ये संगमरमर या फिर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्बल, इसमें ये परिवर्तित हो जाता है। तो आपने क्या देखा है कि यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? अवसादी सेल के एग्जाम्पल हैं, जिनका कायंत्रण किसमें हो रहा है? कायंत्री सेल में। तो चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में कायंत्रित हो जाती है, और चूना पत्थर संगमरमर में आप परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप इनके, यदि आपको कहीं संगमरमर देखने को मिलता है, तो आप समझ पाएंगे कि वो पहले चूना पत्थर रहा होगा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी जहां उच्च ताप और दाब की स्थिति बनने के कारण वो संगमरमर में तब्दील हो गया। तो इस प्रकार से आप तीनों सेलों की विशेषताओं को यहाँ पर समझ गए हैं विथ एग्जाम्पल। अब आप सेलों का यदि आपसे कोई उपयोग पूछ लेता है, तो आप यहाँ पर बता पाएंगे बेहतर कि कठोर सेलों का जो उपयोग है, मुख्य रूप से सड़क बनाने में, इमारत के निर्माण में और घर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो सेल हैं या चट्टाने हैं। दूसरा, आपने एक चीज अभी और पढ़ के आए हैं, जैसे ये खनिज संपदा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप उसका एग्जाम्पल फिर से लिख सकते हैं कि जैसे अवसादी सेलों में क्या मिलते हैं? अवसादी सेल में आपको कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म आपको प्राप्त होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता तो आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप सेलों की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। आगे की क्लास में पर्टिकुलर एक एक सेल का अलग अलग से हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। अभी सिर्फ 7th क्लास की एनसीईआरटी में जिन बातों को डिस्कस किया गया है, हम सिर्फ उनको ही शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी ये कैटेगरी कंप्लीट होती है। सेलों के विषय में हमने आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्री सेल तीनों के विषय में विथ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीवियस ईयर पे कुछ क्वेश्चन को भी आज मैंने शामिल किया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसी से संबंधित एक टर्म है सेल चक्र। कई बार ये पूछ लेता है कि सेल चक्र क्या होते हैं, या सेल चक्र से क्या तात्पर्य है। तो सेल चक्र को यदि डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि जब एक सेल दूसरे सेल में एक निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत, निश्चित दशाओं के अंतर्गत परिवर्तित होती हैं, तो उसे
हम सेल चक्र के नाम से जानते हैं। सेल चक्र क्या है कि जब एक सेल, इसे चाहे तो आप थोड़ा सा लिख लें कि जब एक सेल दूसरी सेल में क्या होती है, परिवर्तित होती है। दूसरी सेल में परिवर्तित होती है, और इसके लिए जरूरी क्या है कि एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है, निश्चित दशाओं में परिवर्तित होती हैं, तो हम उसे सेल चक्र का नाम देते हैं। जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे बना सकते हैं। कायंत्री सेल, और यहाँ पर देख रहे हैं आप आग्नेय सेल है, और ये अवसादी सेल है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा है जैसे कि मैग्मा जो होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है तो इससे आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, और आग्नेय सेल फिर क्या होते हैं, कुछ भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के कारण कुछ अवसाद या तलछट या टुकड़ों में टूट जाती हैं। यहाँ चाहे तो आप अपनी सरलता के लिए टुकड़े लिख सकते हैं। तो यही आग्नेय सेल किसमें परिवर्तित हो गई है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और जब ये जो टुकड़े हैं, जब इन पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, बाद में अवसादी सेल बन जाती हैं। ये दबाव बहुत अधिक बढ़ने के कारण ये किसमें परिवर्तित हो गई, अवसादी सेल में। और अवसादी सेल उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थिति में कायंत्री सेलों में परिवर्तित होगी। और अवसादी सेल भी कायंत्री सेल में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय सेल भी, यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो भी किसमें परिवर्तित हो सकती है, ये भी यदि तापमान उच्च हो जाए और दाब भी उच्च हो जाए तो कायंत्री सेल में परिवर्तित हो जाएगी आग्नेय चट्टान। फिर आप कायंत्री सेल को फिर से यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एरो दर्शा रहा है, ये किसमें बदल गया है, फिर से मैग्मा में। यदि अत्यधिक, यहाँ पर और लिख लें, अत्यधिक तापमान और दाब की स्थिति में कायंत्री सेल किसमें परिवर्तित हो जाती है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। और फिर से वही प्रोसेस होगी कि ये जो मैग्मा है फिर से बाद में ठंडा होगा, फिर से आग्नेय सेल बनेगी, फिर ये टुकड़ों में टूटेगा, फिर अवसादी सेल बनेगा, फिर कायंत्री सेल में परिवर्तित होगा। तो ये जो साइकिल है, ये पूरा एक चक्र बन जाता है ऐसे। यही, इसी के फलस्वरूप हम कहते हैं कि एक सेल जब दूसरे सेल में निश्चित दशाओं में परिवर्तित होती है तो इस संपूर्ण चक्र को सेल चक्र के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको ये सेल चक्र भी समझ में आ गया होगा। और ये जैसे एक और एरो, जैसे यदि कायंत्रित सेल है, ये भी टूट करके अवसादों में परिवर्तित हो सकती है, अवसाद फिर से अवसादी सेल बन सकते हैं। तो इस क्रम को आप फिर से समझ सकते हैं, ऐसे वाइस वर्सा भी स्थिति जनरेट हो सकती है। तो सेलों के विषय में इतनी जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के विषय में। खनिज क्या होते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। निश्चित भौतिक गुणधर्म, ये वाली टर्म बहुत याद रखना है कि इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं और निश्चित ही रासायनिक मिश्रण होता है। तो उन पदार्थों को, उन प्राकृतिक पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स चाहे वो कहीं भी प्राप्त हो, उनका भौतिक गुणधर्म के मतलब है कि वो देखने में, उनका रंग और जो उनकी बाहरी प्रॉपर्टीज हैं या जो उनके बाहरी गुण हैं, वो सभी जगह आपको क्या मिलेंगे, यदि वो प्राकृतिक रूप से कहीं भी उपलब्ध हो तो उनके भौतिक गुणधर्म निश्चित होंगे। और यदि उनकी रासायनिक संरचना की बात करें तो वो भी कैसी होगी, निश्चित होगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि उनका जो होगा निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा और निश्चित ही रासायनिक मिश्रण होगा। तो खनिजों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बार फिर से देख लें कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक संरचना होती है या निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उन्हें हम खनिज की संज्ञा देते हैं। खनिजों का क्या उपयोग होता है, तो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके इनके महत्व को हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि ईंधन के रूप में हम कौन कौन से खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला का उपयोग होता है, प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। किसके रूप में होता है, ये सब हम ईंधन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। उद्योगों में आपको जो खनिज उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि लोहा का एल्यूमिनियम, यूरेनियम, ये गोल्ड का सिंबल है। चाहे तो आप लिख लें लोहा, एल्यूमिनियम,
देवनागरी लिपि में भी आप लिख सकते हैं लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम और सोना, गोल्ड। तो ये जो है इन खनिजों का उपयोग उद्योगों में होता है। ऐसे ही कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका औषधि बनाने में भी उपयोग होता है। कुछ खनिज हैं जैसे कि फॉस्फेट है, तो उनका उपयोग किस में होता है? उर्वरक बनाने में होता है। नाइट्रोजन जो है उसका भी उपयोग यूरिया बनाने में होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइज़र बनाने में भी और मेडिसिन बनाने में भी खनिजों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है जो 2009 में आया था कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ये 2009 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पृथ्वी ग्रह की जो संरचना अभी आप पढ़ के आए हैं, प्रवार कहने से मतलब है उसका मेंटल। प्रवार कहने का मतलब है मेंटल। मेंटल। क्रोड को तो क्रोडे ही बोल सकते हैं, जो इसकी आंतरिक परत है। तो प्रवार के नीचे जो क्रोड है निम्नलिखित में से किस एक से बना है? अभी आपने प्रीवियस जब हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तब आपने देखा था कि मेंटल में आपको क्या मिल रहा था? मेंटल में आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी। लेकिन जो क्रोड क्षेत्र है, क्रोड में आपको निकेल और फेरस यानी कि लोहे की अधिकता थी। ये क्या है? फेरस। फेरस मतलब लोहा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि एल्यूमिनियम किस में पाया जाता है? ये भूपर्वटी में पाया जाता है। भूपर्वटी जो थी, भूपर्वटी में आपको क्या मिल रहा था? इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दो तत्व मिल रहे थे, इसलिए इसे हम सीमा कह रहे थे, सियाल कह रहे थे। मेंटल में आपको मिलते थे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड क्षेत्र में आपको मिलते हैं निकेल और फेरस। तो यहाँ पर ऑप्शन में निकेल तो नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या दिया गया है? लोहा। तो आप इस ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और यदि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक जो परतदार चट्टानों के विषय में आया है। परतदार चट्टानों का मतलब है, इसका हमने एक और नाम पढ़ के आए हैं, कौन सा है? अवसादी सेल। अवसादी सेल। अवसादी सेलों को ही हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में चाहे तो और लिख लें, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। तो ऐसे करके भी आप, तो परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी ने 2001 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका पहला ऑप्शन है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये कथन कैसा है? सही है। आपने देखे थे कि जब आग्नेय चट्टानें टुकड़ों में टूट रही थी तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान बहता हुआ जल ले जा सकता है, या फिर पवनों के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान वो चट्टानें जा सकती हैं, मतलब उन चट्टानों के टुकड़े। तो यदि जलीय तंत्र के बारे में इसने कहा है तो ये बात भी सही है, क्योंकि बहता हुआ जल भी अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर सकता है, जिससे परतदार चट्टानें निर्मित हो सकती हैं। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण होता है, क्षरण सम्मिलित होता है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि अभी आपने पढ़ के आए हैं कि जब आग्नेय चट्टान है, ये कोई आग्नेय चट्टान थी, ये जब छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट रही थी, मतलब इसका क्या हो रहा था? क्षरण हो रहा था, और फिर ये परतदार चट्टान में परिवर्तित हो रही थी। तो यही तो ये कह रहा है कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण होता है। यदि ये चट्टानें जो पूर्व चट्टान मतलब ये आग्नेय चट्टान थी मान के चलो, ये आग्नेय चट्टान यदि ये टुकड़ों में टूटे ना, मतलब इसका क्षरण नहीं होगा, तो परतदार चट्टान का निर्माण नहीं होगा। परतदार चट्टान का निर्माण होने के लिए जरूरी है कि उसका पहले क्या है, इससे जो पूर्व विद्यमान चट्टान का क्या होना चाहिए? क्षरण होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन फिर से पढ़ें आप। परतदार चट्टानें ये इनमें क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। अभी आपने पढ़ के आए हैं कि अवसादी सेलों में ही जीवाश्म की उपस्थिति होती है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, तो ये आप यहाँ पर
समझ सकते हैं, तो ये कथन भी कैसा होगा, सही हो जाएगा। तो इसने कोट बनाया है फिर आगे कि इन कथनों में से कौन से सही हैं? तो आप देख रहे हैं कि चारों कथन सही हैं, तो जो ऑप्शन में चारों हैं, तो वो सही हो जाएगा। तो इस रूप से आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से चैप्टर से यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन, एक 2001 में पूछा है और एक 2009 में पूछा है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक कॉन्सेप्ट भी इसमें थोड़ा से बताने थे आपको, इसलिए ये थोड़ा लेंदी हो गया। तो आज आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू।